नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, हमारा चैप्टर है आज 6 आधुनिकीकरण की ओर, मूल निवासियों का विस्थापन, आधुनिकीकरण के रास्ते। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण की ओर। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, यूरोप तथा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय हुई। खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य से विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। यह थे औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 से हुई। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। पिछले कक्षा में आपने इसका अध्ययन किया कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना मॉडल प्रस्तुत किया। हालांकि इतिहासकार ने औद्योगिकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरे के अनुभव से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े उद्योग का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ, जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिक विकास काफ़ी देर से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही है। निस्संदेह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास ने अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियाँ रही हैं, की औद्योगिक प्रगति को प्रभावित किया। इसने यह भी दर्शाया कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। दुनिया को जोड़ना। 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग की एक इंजन वाले हवाई जहाज में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय, हैजा तथा तपेदिक की महामारियाँ। इसी तरह से विषय 7 में आप जापान में कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागरूक किया। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। विषय 6 आपको यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बुर्जुआ मानसिकता ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मूल निवासी, जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे, का पूछना था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को जमीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना तक हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें इन चीज़ों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीज़ों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिका और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्य धारा से जुड़े। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्यधारा का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्यधारा की संस्कृति निर्माण को प्रभावित करती है। पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारिक, औद्योगिक, वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया में बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहाँ यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य, जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन, सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण है। 19वीं और प्रारंभ 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखल अंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया
इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्र आंदोलनों ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसे कि पश्चिम या जापान में। सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देशों में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समुदायों तक सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में बेहतर समझा जाता है। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहाँ जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। यही हाल आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी रहा है। जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिले हैं। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापान और चीनी उदाहरणों के साथ साथ ताइवान और दक्षिण कोरिया के उदाहरणों से बहुत कुछ समझ में आता है। जापान अपने इस नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा और 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसा कि विषय 7 दिखाता है, यह उस उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ था। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्र और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, और जिसे बहुत से जापानी परंपरा पश्चिमीकरण कहते हैं। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकत किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधार पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद राष्ट्रवादी को उखाड़ फेंकने में मदद की। एक बार सत्ता में आने के बाद यह समाधान गठाने, शिक्षा फैलाने, राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान किया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफ़ी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद का पुनराविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा है और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपका परिचय करवाएगा। कालक्रम 4, लगभग 1700 से 2000। ये काल रेखा आपको यह बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा था और किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान दे रहे थे। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में हुई अफ्रीका के दास व्यापार, दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद शासन की व्यवस्था, यूरोप में सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्र राज्यों के निर्माण, साम्राज्यिक शक्तियों के विस्तार, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतंत्र एवं उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ उन अन्वेषणों और प्रौद्योगिक विकास के विषय में जानकारी देगी जो
आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ, काल रेखा कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह न सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को ही जानना है। इसका भी पता लगाएं कि क्यों विभिन्न कालों की काल रेखाएं विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती है, और इनका चयन आपको यह सब बताता है। ये देखो तिथि है, फिर ये महाद्वीप दे रखे हैं, अफ्रीका, यूरोप। 1720 से 30 पश्चिमी अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा अगाज 1724 से 34 में दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 1740 ईस्वी में इसे फिर से लागू किया। फिर 1730 से 40 में केरोलस यूरोप में लियस ने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए प्रणाली की खोज की। 1735 फिर आता 1750 से 60 दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पहली बार चेचक 1755 का प्रकोप हुआ, जिसे नाविकों ने फैलाया। फिर 1770 से 80 अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी उपनिवेशी शक्तियां दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिनमें 2/3 समुद्री यात्रा के दौरान मर जाते थे। यूरोप में रूस में इमेलियन पगाचेव ने कर्षक विद्रोह 1773-75 का नेतृत्व किया। फिर आता है 1780-90 के दौरान फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1789 का प्रारंभ। फिर 1810 के दौरान क्या हुआ? मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया। 1805 से 48 मिस्र ओटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। 1820-30 के अंतर्गत पश्चिमी अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना। 1822 जो स्वतंत्र दासों का देश था। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। 1823 इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई। 1825 और 1830-40 में अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसी के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832-47 आंदोलन किया। फिर 1840-50 से अनेक यूरोपीय देशों में उदारवादी सामाजिक आंदोलन। 1848 1860-70 के अंतर्गत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। फिर यूरोप में रूसी कृषि दासों को स्वतंत्र किया गया 1861 में। फिर 70-80 के दौरान जर्मनी और इटली एक संयुक्त राष्ट्र राज्य के रूप में उभर कर आए। 80-90 के दौरान यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। और 1890 से 1900 में पहली फिल्म का निर्माण। 1895 में पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ। 1896 में 1900 से 1910 के दौरान महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानून के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की। 1906 में 1910-20 में दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। 1913 प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 18 1917 की रूसी क्रांति। फिर 1920-30 में मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना। 1923 में फिर 1930-40 में अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई। 1931 में हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर हथिया ली। 1933 द्वितीय विश्व युद्ध। 1949 से 45 फिर 1930-40 में अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई। 1931 में और हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर हथिया ली। 1933 द्वितीय विश्व युद्ध। 1940-45 में 1940-50 में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय। 1948 रंग-भेद नीति की स्थापना। ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1949 में 1950-60 में उपसाहरा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना। 1957 डीएनए की खोज। रूस में अंतरिक्ष यान स्पुतनिक भेजा। 1957 में 1960-70 में अफ्रीकी एकता संगठन स्थापना। 1963 यूरोप में विरोध आंदोलन। 1968 1980-90 में मिखाइल गोरबाचेव सोवियत रूस के नेता बने। 1985 में संपूर्ण विश्व में वेब का प्रारंभ। 1990 से 2000 दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का रिहा किया गया। 1990 रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वैज्ञानिकों ने डोली 1997 क्लोन बेड बनाई, जिसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए।
एशिया दक्षिण एशिया 1720 से 30 गुंजिन तुसु जिचेंग नामक सबसे विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक कांगशी ने छपाकर अधिकृत किया। 1740-50 मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता का विस्तार किया। 1750-60 एओकी कोन्यो एक जापानी विद्वान ने डच जापानी शब्दकोश का संकलन किया। 1758 रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया। 1757 फिर 1780-90 अंग्रेजों ने बाहर से चीन को अफीम का निर्यात किया जिससे अत्यधिक वृद्धि हुई। 1790-1800 में रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। 1799 1820-30 जावा के लोगों की डचों के खिलाफ बगावत। 1825-30 सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1829 1830-40 ओटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किया। 1839 1850-60 में थाईलैंड के राजा रामा चतुर्थ का शासन, उसने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत की। 1853 रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ। 1853 महान विद्रोह। 1857 1860-70 फ्रांसीसियों के इंडोचीन दक्षिण एशिया में आधिपत्य प्रारंभ। 1862 1870 जापानी प्रथम रेल सेवा टोक्यो से याकोहामा का प्रारंभ। 1872 दक्षिण और दक्षिण भारत में अकाल। 1876-78 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु। 1880-90 में ब्रिटेन ने बर्मा म्यांमार पर अधिकार किया। 1885-86 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 1910 में जापानी जल सेना ने रूसी जहाजी वेड़ों को परास्त किया। 1905 1910-20 बेल्फोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन किया। 1917 1920-30 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 ईवी रामास्वामी नायकन तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। 1925 1930-40 इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बनी। 1934 अर्देशीर ईरानी की आलम आरा 1930 सबसे पहली टॉकी फिल्म थी। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन शुरू। 1940 1940-50 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा नागासाकी 1945 अणुबम गिराया जिसमें लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। चीनी लोग गणतंत्र का संगठन 1949 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली 1947 1950-60 बादुंग सम्मेलन 1955 ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया। भारत गणतंत्र 1950 1960-70 फिलिस्तीनी शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। 1964 वियतनाम में युद्ध 1965-73 सिरमाओ बंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 1960 सिरमाओ बंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 1960 1987 ईरान के शाह का तख्ता पलट दिया। 1989 बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1971 1980-90 बेइजिंग चीन के तियानमेन चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन। 1989 भोपाल यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी प्लांट में रिसा। 1984 यह इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें हजारों व्यक्ति की मृत्यु हुई। 1990-2000 इराक कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध। भारत और पाकिस्तान ने नाभिक के परीक्षण किए 1998 में। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इनको भी 3 पार्ट में पढ़ेंगे और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।